हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्टोग्राफी का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ने से पहले अपन ने कार्टोग्राफी पढ़ा था कि कार्टोग्राफी होता क्या है, एग्जैक्ट में कार्टोग्राफी होता क्या है। कार्टोग्राफी की डेफिनेशन देखी थी अपन ने कि उस कार्टोग्राफी की डेफिनेशन में अपन ने देखा था कि धरातल या पृथ्वी के किसी भाग का या उसके धरातल का वैज्ञानिक और कलात्मक तरीकों से या वैज्ञानिक अथवा कलात्मक विधियों से किसी समतल सतह पर अनुपातिक रूप से क्रमबद्ध निरूपण करना ही कार्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अपन ने कार्टोग्राफी की डेफिनेशन देखी थी और दूसरी तरफ से अपन ने जो मानचित्र बनाने के विभिन्न आयाम हैं वो देखे थे कि मानचित्र बनाने में विभिन्न आयामों का यूज किया जाता है, लेकिन अपन ने पृथ्वी के संदर्भ में मानचित्र को पढ़ा था। ठीक है, तो पहले लेक्चर में अपन ने ये सारी चीज़ पढ़ी थी जो कि मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। आप उसमें जाके पढ़ सकते हो व्हाट इज़ कार्टोग्राफी, वो सर्च करके आपका जो पहला ही लेक्चर है वो वही आएगा कि कार्टोग्राफी एग्जैक्ट में एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, आज अपन दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि मानचित्र के प्रकार क्या है। इस लेक्चर में अपन सिर्फ मानचित्र के प्रकार देखेंगे, बाकी जो भी मानचित्र के अंदर, जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये चारों का जो डिस्क्रिप्टिव जो वर्णन है ना, वो अपन आगे अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। जैसे इसका एक अलग लेक्चर अपलोड करूँगा मैं, इसका एक अलग लेक्चर आएगा, इसका अलग आएगा और इसका एक अलग लेक्चर आएगा, क्योंकि ये थोड़े समझाने के लायक है ना ये टॉपिक, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको अलग अलग एक एक टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर में सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं कि मानचित्र के प्रकार क्या है, और मानचित्र के प्रकार में जो अपन ने को अंदर में जो डिस्क्रिप्टिव वर्णन जो दे रखा है उसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि मानचित्र के प्रकार कितने। मानचित्र चार प्रकार के होते हैं। एक तो मापने के आधार पर यानी कि स्केल बेस्ड मैप, दूसरा स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर यानी कि टोपोग्राफिकली बेस्ड मैप, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर यानी कि अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अपना क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, अपना किसी चीज़ को लेके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से मैप्स, यानी कि अपने विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अपने अनंत ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अपने अनंत उद्देश्य हो सकते हैं, अपने हर एक उद्देश्य के हिसाब से अपन मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से है। और तीसरा आता है वितरण और रचना शैली के आधार पर। ठीक है, चौथा तो रचना शैली के आधार पर भी अपन मानचित्र को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मापने के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर अनंत प्रकार के होते हैं, रचना शैली के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मापने के आधार पर यानी कि स्केल बेस्ड क्वेश्चन। मापनी अपन ने देखा होगा कि जब अपन मैप बनाते हैं ना, किसी भी चीज़ का मैप बनाते हैं तो अपन साइड में यहाँ पे जैसे ये किसी का मैप बना लिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह पे अपन पैमाना लिखते हैं, मापनी लिखते हैं कि जैसे RF लिखते हैं ना अपन कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया। जैसे अपन देखते हैं कि मापनी मापनी होती क्या है एग्जैक्ट में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था पहले कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपन ने माना है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर अपन ने एक लाख किलोमीटर माना है। ठीक है, तो ये अपन ने 1 सेंटीमीटर की मापनी ली है, अपन ने RF लिया है। ठीक है, मापने के लिए अपन ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। एक तो अपन ने ये मापनी ली है पहले मैप के अंदर, और दूसरे मैप के अंदर अपन ने क्या लिया है, जैसे ये मैप A हो गया और ये मैप B हो गया। दूसरे मैप के अंदर अपन ने ये लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो अपन ने देखा कि आप देखते हो ना कि जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख किलोमीटर ले रखा है, तो ये बड़ी मापनी नहीं है। अगर यहाँ पे संख्या बड़ी है ना तो ये छोटी मापनी है, छोटी मापनी। अगर यहाँ पे संख्या छोटी है ना तो ये क्या है, बड़ी मापनी। जैसे अपन आगे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मापनी दो आधार से ले सकते हैं अपन, या तो छोटी मापनी ले सकते हैं या बड़ी मापनी ले सकते हैं। तो मापनी के आधार पर मैप कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो वृहद स्केल मैप, दूसरा मतलब लार्ज स्केल मैप, और दूसरा स्मॉल स्केल मैप, यानी कि वृहद मापनी मानचित्र और दूसरा लघु मापनी मानचित्र। दो प्रकार के मानचित्र हो गए। अब इसी इसी के साथ में जो लार्ज स्केल मैप होता है ना उसको भी दो भागों में बांटा गया है, और स्मॉल स्केल मैप होता है ना उसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। मापने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लार्ज मैप और स्मॉल मैप, स्मॉल स्केल मैप। इसके अलावा या तो छोटा हो सकता है मापनी या बड़ी हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। तो दो प्रकार के। अब जो लार्ज स्केल मैप होता है ना, देखना लार्ज स्केल मैप दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अपन लार्ज स्केल मैप कैसे कैसे बना सकते हैं, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप एक तो देखना अपन किस किस चीज़ का बना सकते हैं, या तो किसी प्लॉट का बना सकते हैं, जैसे ये कोई प्लॉट हो गया। ठीक है, या फिर किसी खेत की बाउंड्री हो गई, खेत की बाउंड्री हो गई। ठीक है, या फिर अपन देखते हैं कि कोई पर्वत हो गया,
पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गई, या फिर बड़ा ऐसा कोई दलदल भूमि, मरुस्थल वगैरह, ऐसा बड़ा कोई जो टोपोग्राफिक एरिया है, टोपोग्राफिक लैंड है, उसका अपन मैप बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपन ने प्लॉट का भी मैप बनाया, अपन ने खेत के प्लॉट का भी मैप बनाया। ठीक है, अपन ने सिटी के अंदर भी मैप बनाया, अपन ने गांव के अंदर भी प्लॉट का मैप बनाया, अपन ने पर्वत, पठार, नदी और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कृषि एरिया हो गया, हर एक चीज़ के अपन ने मैप बना लिए। तो ये लार्ज स्केल मैप है। हाँ, आप सोच रहे हो कि ये स्मॉल स्केल आना चाहिए क्योंकि प्लॉट तो छोटा है, लेकिन ये ना प्लॉट छोटा है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर अपन ने माना अपने प्लॉट का एरिया है ना, ये हो गया 500 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर अपना ये प्लॉट का एरिया हो गया। ठीक है, ये प्लॉट का एरिया। तो ये ना संख्या छोटी आ रही है यहाँ पे, तो जब जब भी यहाँ पे संख्या छोटी आएगी ना, तो ये कौन सा होगा, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप। और इसी, और वापस पर्वत पठार की देखो, जैसे कोई यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, तो इसकी इसकी मापनी कितनी आ जाएगी, इसकी मापनी आ जाएगी एक अनुपात, जैसे 1,50,000 हो गया। तो ये भी छोटी मापनी है, ये मतलब बड़ी मापनी है। इसको आप 1,50,000 हो गया, तो जैसे यहाँ पे 2.5 लाख भी हो सकता है। एक अनुपात, जैसे यहाँ पे 1 अनुपात 2.5 लाख भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये भी छोटी मापनी है, ये मतलब ये बड़ी मापनी है। संख्या आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है जिसको अपन छोटी मापनी के अंदर कंसिडर करते हैं। ये एक वैल्यू है 2.5 लाख, 1 अनुपात 2.5 लाख। यहाँ तक कि इस तक की और इससे नीचे तक की जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना, जितनी भी वैल्यूज़ आएगी वो बड़ी मापनी के अंदर कंसिडर की जाएगी, क्योंकि इनको छोटी वैल्यूज़ बोलते हैं। इनसे बड़ी बड़ी, जैसे एटलस में अपन देखते हैं, एटलस के अंदर पूरी बुक के अंदर पूरी वर्ल्ड का मैप बता दिया जाता है, पूरे के पूरे संसार का मैप बता दिया, तो वो कई किलोमीटर में होता है। तो उसका जो मापनी होती है वो 1 अनुपात 10 मिलियन होती है, यानी कि 10 मिलियन है यहाँ पे। ये तो बहुत छोटी है उसके मुकाबले में, इसलिए इसको बड़ी मापनी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपको लार्ज स्केल मैप समझा रहा था। तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो कैडेस्ट्रियल मैप भूसंपत्ति मानचित्र, और दूसरा टोपोग्राफिकल मैप यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र। कैडेस्ट्रियल मैप मैंने अभी आपको समझाया कि जो पटवारी लोग होते हैं ना, वो कैडेस्ट्रियल मैप यानी कि अपनी अपनी जो भू संपत्ति होती है, अपनी जो अपना जो निजी स्वामित्व का जो एरिया होता है, जैसे प्लॉट हो गया, जैसे कोई खेत हो गया, या फिर सिटी के अंदर कोई प्लॉट हो गया, तो उस चीज़ को अपन कैडेस्ट्रियल मैप, उस चीज़ का जो अपन मैप बनाते हैं वो कैडेस्ट्रियल मैप होता है। जैसे अपने पटवारी के पास में जो अपने खेत का प्लॉट होता है, या फिर अपने मकान का प्लॉट होता है कि भाई इतने बाई इतने का इसका जो है निजी संपत्ति का मकान है, तो वो भू संपत्ति मानचित्र है। तो वो किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। तो ये एक लार्ज स्केल मैप का पहला प्रकार कौन सा हो गया, कैडेस्ट्रियल मैप यानी कि भू संपत्ति मानचित्र। और दूसरा हो गया टोपोग्राफिकल मैप। भू संपत्ति मानचित्र का मैंने बताया मापनी कितनी होती है, लगभग लगभग 1 अनुपात 2,000 से लेके 1 अनुपात 4,000 तक। ये सिटी के अंदर होती है और ये होती है विलेज के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान के अंदर, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, तो लगभग लगभग अपन देखेंगे कि कैडेस्ट्रियल मैप, जो कैडेस्ट्रियल मैप है ना, वो लार्ज स्केल मैप के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि ये एरिया छोटा होता है। जिस भी चीज़ का एरिया छोटा होगा ना, उसको अपन किसके अंदर कंसिडर करेंगे, लार्ज स्केल मैप के अंदर कंसिडर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि एरिया अगर छोटा है तो उसको लार्ज स्केल मैप के अंदर कंसिडर करेंगे। कैडेस्ट्रियल मैप जो होता है उसके अंदर एरिया छोटा होता है, प्लॉट का एरिया छोटा होता है। अरे पृथ्वी के संदर्भ में तो प्लॉट का एरिया बहुत छोटा है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। पृथ्वी के संदर्भ में एक खेत का एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर छोटा एरिया होगा तो उसको अपन लार्ज स्केल मैप के अंदर पढ़ेंगे। टोपोग्राफिकल मैप, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप स्थलाकृति मानचित्र। पृथ्वी के नज़रिए से नदी को देखो, कितनी है, छोटी सी है बिल्कुल। पृथ्वी के नज़रिए से किसी पर्वत को देखो, छोटा सा है। पठार को देखो, छोटा सा है। किसी खेत को, बहुत ज़्यादा विस्तृत विस्तृत बड़े खेत को देखो, छोटा है। तो टोपोग्राफिकल मैप के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो लार्ज स्केल मैप के अंदर अपन किस चीज़ को पढ़ते हैं, जिसका एरिया छोटा होता है उसी चीज़ को अपन लार्ज स्केल मैप के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी कि दो प्रकार हो गया, एक तो कैडेस्ट्रियल मैप हो गया जो पटवारी यूज करता है भू संपत्ति मानचित्र, एक टोपोग्राफिकल मैप हो गया जो पर्वत पठार नदी वगैरह ये सब चीज़ों का बनता है। ठीक है, तो लार्ज स्केल मैप आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है स्मॉल स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप में मैंने आपको समझाया था कि स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है। देखना, लार्ज, ये तो हो गया स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप में मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया छोटा होता है, एरिया छोटा होता है, एरिया छोटा होता है यानी कि खेत का एरिया, प्लॉट का एरिया, पर नदी पर्वत पठार पृथ्वी के संदर्भ में ये तो छोटे होते हैं ना, तो ये लार्ज स्केल मैप के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब अपन स्मॉल स्केल मैप देख रहे हैं।
स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप अपन देख रहे हैं तो स्मॉल स्केल मैप के अंदर क्या होता है, एरिया बड़ा होता है। एरिया कैसे बड़ा होता है, स्मॉल स्केल मैप दो प्रकार के होते हैं, पहला तो वॉल मैप और दूसरा एटलस मैप। वॉल मैप और एटलस मैप। अब आप देखोगे वॉल मैप, मैप तो छोटा है, अरे मैप, वॉल मैप छोटा है, अपने दीवार के अंदर जो मैप लगा है, अपने दीवार के अंदर संसार का मानचित्र लगा है, इंडिया का मानचित्र लगा है, वो मैप तो छोटा है, लेकिन उसकी स्केल देखो ना, उसकी स्केल कितनी बड़ी है। जैसे एक दीवार के अंदर ये कोई मैप लगा हुआ है संसार का, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप लगा हुआ है दीवार के ऊपर। दीवार के ऊपर अपन ने ये चार्ट के अंदर वर्ल्ड मैप लगा रखा है, प्लास्टिक का जो चार्ट आता है उसके अंदर। तो पूरा का पूरा अपने वर्ल्ड बता रहा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये पूरा का पूरा यूरोप, ये अफ्रीका, ये फिर एशिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह पूरा, यानी कि पूरा का पूरे वर्ल्ड को अपन ने, पूरी की पूरी अर्थ को अपन ने इस मैप के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ को दिखा रखा है अपना अपने। तो इसका जो अपन देखते हैं ना, तो मतलब ये एक बड़ा एरिया को कवर करता है, ये वॉल मैप एक बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। उसी प्रकार से एटलस मैप हो गया। एटलस के अपन अपन कितने बड़े मानचित्र को देख सकते हैं, एक छोटे से पेज के अंदर अपन इतने बड़े मानचित्र को देख सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जबकि जबकि इसके अंदर कैडेस्ट्रियल मैप होता है, पहला इसका लार्ज स्केल मैप का पहला टाइप होता है कैडेस्ट्रियल मैप, और दूसरा होता है टोपोग्राफिकल मैप। तो कैडेस्ट्रियल मैप में एक इतने से पेज में केवल अपने एक प्लॉट का मानचित्र आता है, जबकि इसके अंदर क्या आ रहा है, एटलस मैप के अंदर एक छोटे से पेज के अंदर पूरे वर्ल्ड का मानचित्र आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि एरिया छोटा होता है, एरिया छोटा होने के साथ साथ में, एरिया छोटा होने के साथ साथ में उसकी मापनी बड़ी होती है, ठीक है, मापनी बड़ी यानी कि 2.5 लाख से कम की, और इसके अंदर मापनी छोटी होती है स्मॉल स्केल मैप के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। फिर तीसरा अपन देखते हैं स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर हिप्सोमेट्रिक यानी कि उच्चतादर्शी वक्र होता है, उच्चतादर्शी मैप होता है, एक प्लेनिमेट्रिक मैप होता है। अपन इस चीज़ को अपन ओशनोग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि उच्चतादर्शी मानचित्र में क्या होता है कि अपन एक तो पृथ्वी के ऊपर, एक तो लैंड के ऊपर कितनी हाईएस्ट है, हाईएस्ट, और समुद्र के अंदर कितना डीपेस्ट है। जैसे यहाँ पे है पर्वत, कौन सा पर्वत, अपना वो क्या नाम है उसका, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत है, और नीचे कौन सी है, मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। तो अपन इस चीज़ का जो ये मैप बनता है ना, ये पूरा का पूरा मैप, इस मैप को अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, उच्चतादर्शी वक्र यानी कि हिप्सोमेट्रिक, हिप्सोमेट्रिक मैप बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये दो प्रकार हो गए स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। मापनी के आधार पर कितने थे, दो, छोटी मापनी, बड़ी मापनी। बड़ी मापनी के अंदर क्या होता है, दो मैप होते हैं। बड़ी मापनी के अंदर छोटे एरिया के मैप बनाए जाते हैं, कैडेस्ट्रियल मैप, टोपोग्राफिकल मैप। स्मॉल मैप, स्मॉल स्केल मैप के अंदर क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, और उसको वॉल मैप के अंदर और एटलस मैप के अंदर समझाते हैं। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, हिप्सोमेट्रिक और प्लेनिमेट्रिक। इस चीज़ को अपन ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार पर अपन नीचे देखेंगे, एक मिनट रुको। फिर इसके बाद में रचना शैली के आधार पर, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर बहुत सारे मैप होते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर नीचे बताऊंगा। रचना शैली के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुणात्मक और एक मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में अपन जैसे कोरोक्रोमेटिक हो गया, मतलब रंगारेख हो गया, या फिर प्रतीकात्मक जो चीज़ हो गई, या अपन मैप के अंदर जो प्रतीक दिखाते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस की क्या, गोल किसका है, खनिज है, यहाँ पे लोहा, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ अपन क्वालिटेटिव में पढ़ते हैं कि गुणात्मक मैप कितने हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर अपन जैसे कोरोप्लेथ मैप हो गया, ठीक है, आइसोप्लेथ मैप हो गया, जैसे आइसोबार लाइन होगी, और फिर अपन जैसे समबार रेखा है, समताप रेखा है, सम लवणीय रेखा है, जहाँ पे लवणता समान हो, जहाँ पे टेम्परेचर एक समान हो, वो रेखा है। फिर जहाँ पे दबाव एक समान हो, आइसोबार रेखा है, ठीक है। तो ये आइसोप्लेथ के अंदर ये सारी की सारी अपन रेखा पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे आइसोबार किसको बोला जाता है, और मतलब बहुत सारे, जैसे जहाँ पे बर्फ़ एक समान में फैला हुआ था, उस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो ये अपन बहुत सारे यहाँ पे जो नाम है इसको अपन पढ़ेंगे आइसोप्लेथ के अंदर, ठीक है। फिर डॉट मेथड आता है। डॉट मेथड भी एक पूरा बड़ा टॉपिक है, इसको अपन एक चीज़ में पढ़ेंगे, फिर इसको अपन एक चीज़ में पढ़ेंगे। डॉट मेथड के अंदर अपन बोर एंड गियर्स की मेथड पढ़ेंगे, स्टिल्डेन बोर विधि और स्टिल्जेन गेयर मेथड, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। फिर आरेखीय विधि के अंदर अपन 2D 3D और 1D आयाम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आयाम पढ़ने के बाद में अपन जो भी इसके जो भाग है क्वालिटेटिव के, ये भाग भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मैं अभी आपको सिर्फ केवल मानचित्र के प्रकार बता रहा था, और मानचित्र के प्रकारों के हिसाब से अपन ने जो चीज़ देखी कि मापने के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, रचना शैली के आधार पर। अब उद्देश्य के आधार पर अपन देखें कि उद्देश्य के आधार पर अपना क्या उद्देश्य है। जैसे भौतिक चीज़ को लेके देखें तो खगोलीय मानचित्र बना सकते हैं, भूकंप आ रहा है, भूकंप का मानचित्र बना लो। अपन भूवैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक मानचित्र बना लो। जलवायु को बनाना है, जलवायु को बना लो। मृदा का बना लो, वनस्पति का बना लो, जनसंख्या का बना लो, बस्ती का बना लो, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सैनिक, औद्योगिक, कृषि, परिवहन, खनिज,
किसी भी मानचित्र का आप लेके देख लो, आप बना सकते हो। उद्देश्य के आधार पर जो अपने माइंड में आ रहा है ना, वही चीज़ अपन उस चीज़ का अपन मानचित्र बना रहे हैं तो वो उद्देश्य के आधार पर मानचित्र होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है समदिक्पाती मानचित्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोगोनिक मैप, ठीक है। आइसोगोनिक मैप अपन पढ़ते हैं। जैसे समदिक्पात क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी होती है ना, जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का एक्सिस है। जैसे ये पृथ्वी का अपन ने एक्सिस मान लिया, ठीक है। ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पृथ्वी का एक्सिस है। तो पृथ्वी आपको पता है कि अपने एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ठीक है। ये जो है, अब ये टिल्टेड है थोड़ी सी पृथ्वी। तो ये जो एरिया होता है ना, ये जो एंगल बनता है ना, इसको अपन समदिक्पात बोलते हैं। ये अपनी पृथ्वी का अक्ष और पृथ्वी का जो टिल्टेड अक्ष होता है ना, झुकी हुई पृथ्वी का अक्ष, इस चीज़ को अपन जो इसका जो एंगल बनता है इसको अपन समदिक्पात बोलते हैं। और इसका जो अपन मैप बनाते हैं ना, वो क्या होता है, आइसोगोनिक मैप, यानी कि समदिक्पाती मैप, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि समदिक्पाती मैप कहाँ पे बनता है, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिस जहाँ पे पृथ्वी टिल्टेड होती है थोड़ी सी अपने अक्ष पे, उस चीज़ का अपन मैप बनाते हैं तो वो समदिक्पाती मानचित्र होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। मापने के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर अपना अपना जो भी उद्देश्य है अपन उस चीज़ का, जैसे मेरा उद्देश्य है कि मैं इस कॉपी का मानचित्र बनाऊँ, इस पेज का मानचित्र बनाऊँ, तो ये मेरा उद्देश्य है, मैं बना सकता हूँ। मेरा उद्देश्य है मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका मानचित्र बना के आपको बता दूँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो उद्देश्य के आधार पर अपन किसी भी चीज़ का मानचित्र बना सकते हैं। बस इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आइसोगोनिक मैप यानी कि समदिक्पाती मानचित्र इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। रचना शैली के आधार पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। लार्ज स्केल मैप, कैडिस्ट्रियल मैप, ट्रोपोग्राफिकल मैप, वॉल मैप, एटलस मैप, स्मॉल स्केल मैप, हिप्सो मैट्रिक और प्लेनीमेट्रिक। तो ये सारी चीज़ मानचित्र के प्रकार हैं। अब अपन इसको जो मानचित्र के प्रकार है ना, जैसे मापने के आधार पर हो गया तो इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। स्थलाकृतिक लक्षण हो गया, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार पर सिर्फ अपन एक चीज़ को देखेंगे, समदिक्पाती मानचित्र को। रचना शैली के आधार पर ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ मैं अगले वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, तो आप इसको पूरा देखें। मैं हर एक सीरीज अपने सिस्टमेटिक और अपने टॉपिक वाइज अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।